हटाकर आप ये भी आपने देखा होगा कि इन क्षेत्रों में बहुत सारे मिशन के स्कूल खुले, जो उनकी भाषा अंग्रेजी थी। तो जब जनजाति समाज भी इसमें जुड़ गया और इसमें अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोले गए और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के साथ इनकी संस्कृति एवं सहज भाषा के प्रति इनके द्वारा नकारात्मक विचार रखे गए कि आपकी भाषा बड़ी कमजोर है। इससे जनजातीय समाज में हीनता की भावना हुई। चर्च के द्वारा दिए गए जो आर्थिक लाभ थे सांस्कृतिक, वह जो है इनको तोड़ने का काम किया और एक सुगम रास्ता तैयार कर दिया कि ये उनकी संस्कृति में आ जाए और ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। इसका प्रभाव ये हुआ कि इनमें एक सांस्कृतिक विघटन की समस्या आई और इसमें सर्वाधिक जो विघटन हुआ वो भाषा का हुआ, जिसमें भाषा भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया और नई भाषा के प्रति जनजातीय लोगों में उत्साह तो था, उत्साह हुआ और अपनी निजी भाषा को भुला दिए। गैर जनजातीय लोगों की भाषा बोलने में दक्ष हो गए और इसका कारण जो ये हुआ कि इनमें विखंडन देखने को मिला। वास्तव में जो मुख्य बिंदु है, जो विचारणीय है कि वास्तव में एक भाषा में जिन प्रतीकों से काम लिया जाता है, वह दूसरी भाषा में काम आए यह जरूरी नहीं है। यदि इसका प्रयोग संभव भी हुआ तो इसका अर्थ एवं मूल्य अलग हो जाता है। अतः जो सांस्कृतिक मूल्य एवं मानक अपनी निजी भाषा द्वारा प्रचारित और हस्तांतरित किए जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः भाषा स्थानीय भौगोलिक सामाजिक पर्यावरण अनेक अनेक पीढ़ियों के भावों, विचारों, अनुभवों का संगठित स्वरूप होती है, जिसमें अतीत का ज्ञान होता है जो प्रवाहमय होते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है। किसी भी समुदाय में भाषा के बदलने से उस समाज के लोग अपनी संस्कृति के साथ अपने ज्ञान परंपरा से भी कट जाते हैं और उसमें शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। शून्यता सकारात्मक परिणाम नहीं देती बल्कि अवसाद उत्पन्न करती है। इसी अवसाद से जनजातीय समाज के साथ पूरा भारतीय समाज भी ग्रसित है। अवसाद से न तो चिंतन संभव है और न ही अन्वेषण। इसमें एक उदाहरण से मैं आपकी बात को और पुष्ट कर दूंगा। जैसे घी शब्द है, घी, जिसे भारतीय समाज में दूध को गर्म किया जाता है, फिर दही जमाई जाती है, दही के बाद ऊपर से छाली हटाई जाती है, फिर उसको गर्म किया जाता है, तब घी बनाया जाता है। अंग्रेजी शब्द में का प्रयोग हम नहीं समझते, मेरी जहां तक सामान्य बुद्धि है, उसमें घी शब्द का अनुवाद नहीं है। इस तरह से जनजातीय समाज में आपने देखा होगा कि डिकूस शब्द आता है, डिकूस। डिकूस का मतलब हम लोग हिंदी भाषी के लोग उसको खटमल के रूप में तो समझते हैं, लेकिन उन स्थानीय भाषाओं में डिकूस का मतलब है जो हर प्रकार का शोषण करे। खटमल से यदि आपका पाला पड़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि खटमल कितना कष्ट देते हैं। वहां पर संथाली भाषा में डिकूस का ऐसा अर्थ है जो वहीं के लोग समझ सकते हैं कि ये डिकूस कह दिया तो सामने वाला व्यक्ति डिकूस है, तो उसके बारे में सब कुछ आइडिया लगा लेगा वो। वह बात न अंग्रेजी में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, आप डिक्शनरी खोल लीजिए, डिकूस शब्द नहीं आएगा। तो ऐसे में वह भाषा में वो पीढ़ियों का ज्ञान है कि इन 200 वर्षों में हमको इन लोगों ने किस प्रकार से प्रताड़ित किया है, उन प्रताड़कों में के लिए डिकूस शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी भाषा या भारतीय भाषाओं में जितने, चाहे भोजपुरी हो, चाहे संथाली हो, चाहे गोंडी हो, जो भी भाषाएँ हैं, उसमें पीढ़ियों का जो ज्ञान है, यदि उस भाषा को बरकरार रखेंगे, बढ़ाएँगे, तभी हम अपनी उसके निहित ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। संयोगवश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विगत एवं वर्तमान के विद्रूपताओं को दूर करने के लिए प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को भारतीय मातृ एवं स्थानीय भाषा में देने की अनिवार्यता का रूप देकर स्तुत प्रयास किया है। यदि इस कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो हम पर संस्कृतिकरण की समस्या से जनजातीय समाज को तो मुक्ति देंगे ही, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी अछूते बनाए रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पिछले सत्र में मैं जुड़ा हुआ था, समय की सीमाएं हैं, डॉक्टर शैलेंद्र पाठक सर, तो मैं इसी शब्दों के साथ कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए भारतीय भाषाओं को प्रश्रय दिया जाए और संयुक्त से राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस कार्य को करने के लिए तत्पर है। मैं इस ऑनलाइन मोड को संचालित कर रहे सभी तकनीकी रूप से दक्ष लोगों, विशेषकर शैलेंद्र पाठक, आमिलाल सर, राकेश सर, ज्ञान सर, सभी का के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इस संगोष्ठी को जो सफल बनाने में आप लोगों ने कई दिनों से लगातार मेहनत किया, उसके साथ मैं रहा भी हूं, महसूस कर सकता हूं कि किन कठिन परिस्थितियों में इस कार्य को आपने किया है। इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद और माननीय अध्यक्षा को
विशेष रूप से आभार कि जो उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। चूँकि 12-14 तक मेरे लिए समय दिया गया था, इसलिए पुनः प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर ने वाक़ई बहुत अच्छी बातों से स्पेशली मैंने पूरा सर का सुना, तो सर ने अपने वक्तव्य के द्वारा जो समाज के पहलू हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता है, उनकी ओर ध्यान देने के लिए बल दिया है और वाक़ई उनकी ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हम जो भी भविष्य के लिए परिकल्पना बना रहे हैं उन पहलुओं को, उन आदर्शों को प्राप्त किए बगैर नहीं कर सकते हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था कि हमें आपको सुनने का अवसर मिला। अब इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वक्तव्य के लिए डॉक्टर पूनम यादव मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी। मैम अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्षा हैं और मैम महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत एक्टिव रही हैं। मैम ने अपने समय-समय पर बालिकाओं को महाविद्यालय की बालिकाओं को अपने उद्घोषण और भाषण के द्वारा उनको बहुत मार्गदर्शन दिया है। हम सभी चाहेंगे कि मैम आज भी आकर अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें और इसी के साथ ही मैं डॉक्टर पूनम यादव मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी। मैम। हेलो। धन्यवाद मोहिनी मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम। सर्वप्रथम सभी आचार्य गणों को मेरा प्रणाम। सेमिनार के इस दूसरे सत्र में प्रथम दिन सभी सम्मिलित हुए और दूसरे दिन भी सभी इस ऑनलाइन मोड में सभी एक दूसरे को सुनने के लिए बैठे हैं। इसी क्रम में मुझे आज बुलाया गया है और मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता। भारतीय ज्ञान परंपरा जो आदिकाल से ही भारत देश जो है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में समृद्ध देश रहा है। बाहर विदेशी लोग भी आते हैं हमारी ज्ञान परंपरा पर रिसर्च करने, शोध भी करने। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी ज्ञान परंपरा बहुत समृद्धशाली रही है और लोगों को आकर्षित करती रही है। आदिकाल से हम देखते हैं कि भारत देश अपने धर्म ग्रंथों, संस्कृति एवं बहुभाषी गुण के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये तीनों गुण केवल शब्द मात्र नहीं है, अपितु प्रत्येक भारतीय के भाव है, जो उसे अपने देश की संस्कृति में विरासत मिली है। भारतीय संस्कृति के अवबोध, संरक्षण और संवर्धन हेतु भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हम देखते हैं कि हम बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। बालक जिस वातावरण में निवास करता है उसे ही आत्मसात करता है। यही कारण है कि जो भारतीय संस्कृति के भाव जो है अपने आप ही भारतीयों में परिलक्षित होते आए हैं। नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में या कह सकते हैं शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता को शामिल करने पर जो बल दिया है वो सही समय पर है और समयानुकूल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में आगमन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को न केवल अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराएगा, अपितु वर्तमान में जो संतुलित व्यवहार और सामाजिक सत्ता का अवबोध कराने की ओर अग्रसर भी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारी जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी वो प्रायः मनसा वाचा कर्मणा पर आधारित सही है। इसमें सदैव बालक की बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक, भावात्मक आदि विकास पर ध्यान केंद्रित किया था तथा आत्मनिर्भरता, सम्मान, सत्यता, नम्रता जैसे भारतीय मूल्यों के सृजन पर भी बल दिया है, जो यह दर्शाता है कि आदिकाल से ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप व्यवहारिक एवं अपने दैनंदिन जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक रहा है। अब
ये प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई? ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो इसके 3 कारण रहे हैं या 3 उद्देश्य कह सकते हैं। पहला है बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है, उसको देखते हुए इसकी जरूरत महसूस हुई। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार, नवोन्मेष जिसको कहते हैं और शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु। और तीसरी बात, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने हेतु। वैश्विक स्तर पर पहुंच के संदर्भ में हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो 100 संस्थान हमारे टॉप के हैं, उसमें भारत के संस्थान किस तरह सम्मिलित हो सकते हैं, इसके लिए शिक्षा नीति एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को लाने की बात हुई है, ताकि हम विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो सके। ऐसा नहीं है कि हम विश्व गुरु नहीं रहे हैं, विश्व गुरु हम रहे हैं पहले भी, लेकिन बीच में कुछ कमियां आने से हम विस्थापित हो गए। इसीलिए इसे पुनः स्थापित करने की चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हो रहा है और भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध कर। हम गुरुकुल प्रणाली में देखते हैं कि लोग गुरुकुल प्रणाली में बाहर से भी देश विदेश के लोग हमारे यहाँ शिक्षा भारत देश में ग्रहण करने आते थे। और वर्ष 1823 की बात करें तो भारत के प्रत्येक गांव में गुरुकुल हुआ करता था। भारत में उस समय गुरुकुलों की संख्या 6,80,000 थी, जिसमें देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन जब भारत देश अंग्रेजों के शासन में गुलाम रहा, उस समय मैकाले ने अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू की। उसमें उसने गुरुकुल प्रणाली को ध्वस्त कर दिया और अपनी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी के माध्यम से लागू की। और उसने उस समय के गुरुकुल प्रणाली को सपेरों की संज्ञा दी, जो ये बहुत ही हमारे शिक्षा प्रणाली पे कुठाराघात हुआ। तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उसने भारतीयों में क्लर्क बनाने की प्रथा शुरू की कि भारतीयों को एक क्लर्क के तहत क्लर्क की मानसिकता पैदा की जाए। और उसने अपनी भाषा और संस्कृति से हमको दूर करने का प्रयास किया। बाकी शिक्षा नीतियों में भी कुछ पहल की गई, लेकिन कुछ न कुछ कमियां देखी गई। वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का जो समावेश करने की बात हुई है, और यह जो समावेश है और जो लक्ष्य है 2030 तक समावेशी शिक्षा का, उसको हम प्राप्त कर पाए, इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। भाषा की बात करें तो हम भारतीयों में विदेशी भाषा का मोह इतना व्याप्त है कि बच्चों को कच्ची उम्र से ही रटाने लगते हैं अंग्रेजी राइम्स, जबकि इन सारहीन रचनाओं की तुलना में देश की समझ और संस्कार से भरे हुए जो हमारी बोली बानी के बाल गीत हैं, वो काफी प्रभावपूर्ण हैं। अगर हम बच्चों को इस तरह शिक्षा दें, इस तरह संस्कार दें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को अवश्य ही पूरा कर पाएंगे। हमारी भाषा में जो अपनापन है, उसका भारत भी अध्ययन करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ एक कविता जो है हमारी पुरानी, उसको प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसमें एक अपनापन हमको दिखाई देता है। जैसे राजा रानी आवत हुई हैं, पोखरा खनावत हुई हैं, पोखरा की आरी आरी इमली लगावत हुई हैं, इमली के खोडरे में 32 अंडा, रामचरण खेत माँ फटकारे डंडा,
डंडा गिरा रेत माँ मछली के पेट माँ, कौवा कहे काँव काँव, बिलारी कहे झपटौ, मंगरू का टांग पकड़ी के अरहरी में पटको। अर्थात राजा रानी आ रहे होंगे, पोखरा अर्थात तालाब खुदवा रहे होंगे, उसके चारों ओर इमली के पेड़ लगवा रहे होंगे, इमली के पेड़ के कोटर में 32 अंडे हैं, रामचरण डंडा फटकारते हैं, डंडा रेत में गिरता है, मछली के पेट में जाता है, कौवा काँव काँव बोलता है, बिल्ली कहती है मैं झपटूंगी, मंगरू की टांग पकड़कर अरहर के खेत में पटूंगी। इस गीत को छोटे शिशुओं को बड़े लोग गाते हुए सिखाते हैं, बच्चे भी गाने लगते हैं और इस गीत के द्वारा बालक को राजा रानी, पोखर, इमली का पेड़, कोटर, 32 की संख्या, अंडा, डंडा, रेत, मछली, बिल्ली, कौवा की बोली, अरहर के खेत जैसे कितने ही शब्द और वस्तुओं का ज्ञान कराया गया है। तो इन बाल गीत को स्मरण करने से इन लोरियों में शिक्षा की जिस पद्धति का अनजाने ही प्रयोग होता रहा है, आज उन्हीं को हम आधुनिक शिक्षण पद्धति कहकर विदेशी भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हें साभार स्वीकार भी कर रहे हैं, जबकि ऐसे गीत तो हमारे यहाँ चिरकाल से चले आ रहे हैं। अंग्रेजी में इन्हें नर्सरी राइम्स या कैंडल सॉन्ग्स कहते हैं। कैंडल सॉन्ग्स कहते हैं जब बच्चों को जैक एंड जिल के खेल गीत की कहानी कहते सुनाया जाता है तो उनके माता पिता पर मुझे क्षोभ आता है। पानी भरने पहाड़ पर गए, जैक और जिल जिस प्रकार गिरकर सिर फोड़ लेते हैं, तो इसमें बच्चों के लिए सीखने के लिए कौन सी अच्छी बात है, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। इसी प्रकार जॉनी जॉनी, यस पापा और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखते बच्चों को अपनी मातृभाषा के खेल गीतों से दूर कर हमने उन्हें अपने देश की समझ से दूर रखा है। इसे समझने के लिए अब देखिए कि अवध में बच्चों के व्यायाम का एक गीत गाया जाता है और किशोर बच्चे भी इसे खेलते हुए गाते हैं। सू और सा कोल्हू के मोटाई लागे, जात के चकराई पावे, कातरी के लंबाई लागे, हनुमत के बलाई पावे, बुढ़ऊ बाबा के आयु लागे, कुबेर के खजाना पावे। यहाँ बच्चों इस अवधि गीत में यहाँ बच्चों के हाथ और पैर आपस में मिलाकर बारी बारी से कोमलता पूर्वक खींचते हुए, मालिश करते हुए कोल्हू की मोटाई, चकिया की चौड़ाई, कतान की लंबाई, हनुमान का बल, बाबा की आयु और कुबेर का खजाना पाने की कामना। तो हम देखते हैं कि कितना एक छोटी कविता के माध्यम से सरस कविता के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को काफी कुछ सिखाया जा सकता है और संभावना व्यक्त की जा सकती है। अभिव्यक्ति की सर्वश्रेष्ठता इससे सिद्ध होती है। जन्म से ही हम जिस भाषा बोली का प्रयोग करते हैं, जो भाषा बोली हमें संस्कार में मिलती है, वही हमारी मातृभाषा है। यह मात्र संवाद का माध्यम नहीं है, हमारी पहचान भी है। हम कष्ट में हो या हर्ष में, हमारे मुख से स्वाभाविक प्रतिक्रिया रूप में अपनी मातृभाषा ही निकलती है। कोई भी आयु हो, किसी भी भाव की प्रथम विभक्ति इसमें ही होती है। इसलिए मनुष्य किसी भी भाषा में पारंगत क्यों न हो जाए, उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ जो अभिव्यक्ति है वो अपनी मातृभाषा में ही वो कर पाता है। भाषा का संस्कार मनुष्य का आजीवन पीछा नहीं छोड़ता और जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर आयातित भाषा में व्यवहार करने का प्रयास करता है उस प्राणी के समान है जो अपना घर होते हुए भी आजीवन दूसरों के घर में रहते हैं। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अपनी मातृभाषा के प्रतिहीनता का भाव होने के कारण कहीं ना कहीं हम अपनी प्राचीन ज्ञान विरासत से अलग हो गए हैं, भारतीयता से ही विमुक्त हो गए हैं। इसी क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश इस दिशा में या इस उद्देश्य में सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के जो उद्देश्य रखे गए हैं उसमें सफलता तभी मिलेगी जब हम ईमानदारी से, वैवाहिक रूप से इसको हम लागू करेंगे और सही दिशा में अग्रसर हो। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपने अपने वक्तव्य को रखा और वाकई लास्ट में जैसे आपने कहा कि
हम जब इसको एक सुचारू रूप से इसको लागू करने की वाकई बहुत जरूरत है। और आपने बिल्कुल ऐसे शब्दों में समझाया कि एक अध्यापिका के साथ साथ मुझे एक माँ की भी झलक हो रही थी कि एक जैसे बच्चे को समझाया जाता है, इतने सरल शब्दों में आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और इसी संदर्भ में इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के मैं डॉक्टर राकेश कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर ऐड हो गए मैम क्या? कुछ सर टेक्निकल जी प्रॉब्लम से शायद राकेश जी जुड़ नहीं पा रहे हैं मैम, तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर जी जी में रंजीत सर और दिनेश सर दिख रहे हैं। जी जी। हाँ तो तो आप। दिनेश सर को या किसको बुलाना है जी जी। बताइए। अच्छा ठीक है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डॉक्टर राकेश जी हमारे साथ में नहीं ऐड हो पाए हैं। तो मैं इसी क्रम में आगे मैम अपने ही मैम महाविद्यालय मैम जी सर। मैं खाना खा रहा हूँ अभी। मेरा सेशन चौथे में था, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स मोड में था। रणजीत सर को आप जी जी। आमंत्रित कर लें। जी। रंजीत सर आप हैं यहाँ पे? रंजीत सर हेलो। रंजीत सर वो भी नहीं है। किसको बुलाया जाए फिर? हेलो। किसी को अगर किसी भी अध्यापक जी को राकेश से मैं पुनः संपर्क कर रहा हूँ मैडम। राकेश से शायद जुड़ गए क्या नहीं। राकेश जो है क्या बताया जाए। मैडम को हमने म्यूट कर दिया मैडम को। हेलो। श्रीनिवास सर को बुला लिया जाए मैडम। श्रीनिवास सर तो जुड़े हुए हैं। नहीं। हाँ सर श्रीनिवास सर तो है। श्रीनिवास सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। रंजीत सर है। हेलो रंजीत हाँ सर। हाँ हाँ मैडम, हाँ मैडम। हाँ 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 सर आपको बुला ले। ठीक है। अभी ठीक था है तो सर। नहीं मेरा, इसलिए हम थोड़ा सा उधर सज्जन आ गए थे तो जी जी मोबाइल जी। छोड़। नहीं तो सर आप जैसा बताइए जब आपको कंफर्टेबल लगे। नहीं तो अगर आप अभी कहना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं आपका नाम ले देती हूँ। कंफर्टेबल है रंजीत भाई के लिए, क्या दिक्कत है? ठीक है सर मैं आप ही को, लेकिन एक मिनट। हम्म ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में मैं आगे अपने ही महाविद्यालय के अध्यापक श्री डॉक्टर रंजीत सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष है। और आज के इस टॉपिक में मैं चाहूंगी कि सर के भी विचारों से हम लाभान्वित हो। और डॉक्टर श्री रंजीत सिंह जी। रंजीत सर अनम्यूट करिए खुद को। हुआ सर? हाँ सर आ रही है आवाज आपकी सर। अच्छा, थैंक यू। अभी ले जाइए, अभी थोड़ी देर बाद। हाँ, सभी को सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। मैं डॉक्टर रणजीत सिंह आज
राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय भाषा ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या जरूरत थी, थोड़ा इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह लोग कहते हैं कि पिछली वो फेल्योर हो गई थी इसलिए इसको लागू, हमारा मानना ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि बदलते समय के अनुसार समय अनुकूल वो अब नहीं लग रही थी, नई नई चीजें आ गई थी, बदलते परिवेश में उसको परिवर्तित करना आवश्यक हो गया था। साथ ही साथ वैश्विक दृष्टिकोण से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान के तरफ भी जब हम देखते हैं तब भी ये आवश्यकता महसूस हो रही थी और कैसे उसको अपने भारतीय ज्ञान परंपरा से हम फिर से जोड़ें और जोड़ करके उसको आने वाले समय के लिए प्रासंगिक बनाएं। यह तमाम चीजों को ध्यान में रख करके एक नई और बहुत ही जो सबके लिए सुलभ और प्रासंगिक उपयोगी हो, ऐसी एक शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शायद इसी को ध्यान में रख करके 2015 से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के और माननीय कस्तूरी रंगन 2019 तक जो पूरे विश्व से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर न जाने कितने मनीषियों, ऋषियों, विद्वानों और समाज के लगभग हर तबके और ग्राम लगभग 3 लाख ग्राम 33 करोड़ जैसे सुझाव मांगे गए और सबको स्टेप बाय स्टेप जितना तथ्य अब तक हमने जाना पढ़ा है सबका एक एक करके उसमें अध्ययन करके इस शिक्षा नीति को स्वरूप दिया गया और उसके मूल में जो है भारतीयता, भारतीय भाषा और भारतीयों के लिए कैसे सुलभ हो ज्ञान प्राप्त करना और पूर्व में जो शिक्षा नीति थी, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उसके संदर्भ में ना पूर्व में मतलब जो स्वयं इससे पहले जब हमारा देश स्वतंत्र था तब की मैं बात कर रहा हूं, तो यार सीधा संकेत है कि लॉर्ड मैकाले के समय 1823 या 21 तक हमारे यहाँ लगभग हर गांव में एक गुरुकुल थे। लेकिन जब लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति को या अंग्रेजों का जब शासन हुआ तो उसने सीधे सीधे गुरुकुल को खारिज करते हुए और आचार्यों को खारिज करते हुए उसने स्वयं शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। हाथ ही में नहीं ले लिया, नियंत्रित कर लिया। हालांकि हमारे यहाँ की जो गुरुकुल की परंपरा थी, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, वहां अध्ययन और अध्यापन 2 शब्द है, दोनों चीजें चल रही थी। लेकिन नई शिक्षा व्यवस्था जो है वो अध्यापन की हुई, सीधे सीधे अगर पश्चिमी देशों की हम बात करें तो सीधे सीधे इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। एक यूट्यूबर जो चल रहा है कि यूट्यूब पे एक से एक शिक्षक जो है अपना शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, अब लगता है कि शिक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे कुछ अलग जब हम गुरुकुल परंपरा की तरफ देखते हैं तो उधर जो हम जाते हैं तब वो चीजें हमको समझ में आती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे जितने आप इंफॉर्मेशन दे लें, इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना वो अलग बात है और ज्ञान आधारित या जो आपके समझ और सोच को विकसित करने की बात है वो शिक्षक ही कर सकते हैं। तो शिक्षक की महत्ता कम नहीं होगी।
ऐसा ही हमारा गुरुकुल जो है ऐसे ही अध्ययन अध्यापन को लेकर चल रहा था, केवल सूचनाओं के आदान प्रदान की बात वहां नहीं थी। लेकिन लॉर्ड मैकाले आए और उन्होंने पूरी अपने हमारी जो गुरुकुल परंपरा की शिक्षा व्यवस्था थी उसको खारिज किया और नई शिक्षा व्यवस्था लागू की। और उसके मूल में बहुत सारे राजनीतिक और बहुत सारे और चीजें हम उधर न जा करके और कहेंगे कि वो जो है एक तरफ से थोप दी गई और हमारे मूल चीज को हमसे काट दिया गया। अर्थात जो स्थापित थी हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था उसको विस्थापित किया गया और फिर अब उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत थी, इसलिए नई शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता थी। और नई शिक्षा व्यवस्था लेकर के हमारे कस्तूरी रंगन महोदय ने उसको स्वरूप दिया। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उसकी विशेषताओं और उसके स्वरूप को हम देखें तो उसमें सब कूट कूट करके भारतीयता भरी हुई है। शिक्षा के उस व्यवस्था के अलावा कि उसका अगर भारतीय भाषा में उसको अगर हम नहीं देंगे तो शायद जो हमारा मूल भाव चाहते हैं नहीं पहुंच, तो उसके लिए भारतीय भाषा में और साथ ही साथ हेलो हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है, लेकिन एक आवाज